इंसान के दिमाग से खतरनाक शायद ही इस दुनिया में कोई चीज है। आज तक आपने कई तरीके सुने होंगे कत्ल करने के। किसी को मारने के लिए चाकू, बंदूक या जहर नहीं, बल्कि ऐसा तरीका अपनाया गया जिसकी कल्पना तक से रूह कांप जाए। कर्नाटक के मैसूर में एक महिला अपने प्रेमी से मिलने लॉज पहुंचती है। उसे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि आज इसी लॉज के एक रूम में उसकी जिंदगी का भयावह अंत लिखा जा चुका है। उसे यह मुलाकात एक सामान्य मुलाकात लग रही थी। जैसे ही महिला उस रूम में पहुंचती है, प्रेमी से बातचीत होती। कुछ ही समय बाद वह प्रेमी उस महिला के मुंह में बम रखकर उसकी इतनी बेरहमी के साथ हत्या कर देता है कि उसका चेहरा पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। उस रूम में जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां का मंजर इतना खौफनाक होता है कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। आखिर किसने, क्यों इतना खतरनाक तरीका अपनाया? आज की वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस सच्ची घटना की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश के मैसूर जिले में सलीग्राम तालुक के भैरिया कस्बे की है, जहां एक लॉज होता है SJRS। इसी लॉज के अंदर 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास दो लोग यहाँ ठहरने के लिए आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताते हैं और जिसमें पति का नाम सिद्धू राजा, उम्र लगभग 24 वर्ष, पत्नी का नाम दर्शिता और उम्र लगभग 22 वर्ष। इसके बाद इन्हें उस लॉज में 116 नंबर का रूम मिल जाता है। करीब 1 घंटे बाद सिद्धू राजा अपने कमरे से बाहर निकलता है और होटल के स्टाफ से कहता है कि हमें खाना खाना है, लेकिन उस लॉज में खाने की व्यवस्था न होने के कारण होटल का स्टाफ कहता है कि पास ही में एक रेस्टोरेंट है, आपको वहां खाना मिल जाएगा। सिद्धू राजा अपनी पत्नी दर्शिता को उस लॉज में अकेला छोड़कर खाना लाने के लिए वहां से निकल जाता है और करीब 3 बजे के आसपास सिद्धू राजा फिर से लॉज में लौट आता है और रूम नंबर 116 की ओर चला जाता है। लेकिन तुरंत ही वो वापस लौटता है और काउंटर पर बैठे लोगों से कहता है कि मेरे रूम का गेट नहीं खुल रहा है और मैंने बेल भी बजाई, लेकिन अंदर से मेरी बीवी भी जवाब नहीं दे रही। क्यों ना आप मास्टर की से मेरे रूम को खोल दे। तभी काउंटर पर बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति मास्टर की लेता है और रूम नंबर 116 की ओर चल पड़ता है, पीछे पीछे सिद्धू राजा। अब स्टाफ उस गेट को मास्टर की द्वारा खोलता है। जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है तो उसकी नजर सामने बेड पर पड़ती है, साथ में सिद्धू राजा। दोनों की चीखें निकल जाती हैं। घबरा कर सिद्धू राजा उस कमरे के अंदर जाता है, पीछे पीछे वो स्टाफ। सिद्धू राजा अपनी पत्नी की लाश को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और फिर वहां से उल्टे पांव बाहर निकल जाता है। दरअसल उस लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी। बेड पे लाश, बेड पे, फर्श पे, दीवारों पे चारों तरफ खून ही खून। पास ही में एक मोबाइल पड़ा हुआ, फर्श के ऊपर एक वायर पड़ा हुआ और एक स्टील की छड़। लेकिन सबसे अजीब चीज जो थी, जिससे देखकर सिद्धू राजा और स्टाफ घबरा कर वहां से उल्टे पांव दौड़ गए, वो ये थी कि जिस लड़की की लाश पड़ी थी, उसके बाकी के जिस्म के हिस्से तो सही सलामत थे,
लेकिन जो चेहरा था वह एक खालीपन था। चेहरा गायब था। ऐसा लगता था कि जैसे चेहरे को किसी ने बम से फोड़ दिया हो। सिर्फ चेहरा गायब, पूरा जिस्म के हिस्से सही सलामत। थोड़े बहुत गर्दन पे चोट के निशान। अब स्टाफ वहां भाग कर आता है। इधर सिद्धू राजा का रो रो कर बुरा हाल। वो फौरन अपनी बीवी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहां होटल का जो मैनेजर होता है वो वहां आ जाता है और वहां के हालात देखता है। उन्हें देखकर उसे सब समझ आ जाता है कि ये एक क्राइम सीन है, मर्डर है, शायद कोई हादसा भी हो। वो तुरंत सिद्धू राजा से कहता है कि नहीं, तुम रुको, पुलिस को आ जाने दो। पुलिस ही एम्बुलेंस के साथ में इन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी। लेकिन सिद्धू राजा कहता है कि नहीं, मुझे मालूम है, ये अक्सर मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर बात किया करती है, शायद उसी वजह से यह हादसा हो गया। और वहीं पास में एक मोबाइल पड़ा हुआ था और वो भी फूटा हुआ। लेकिन जो लॉज है उसका जो मैनेजर है उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, कुछ ही देर में मैं पुलिस को बुलाता हूँ और वही ये सब देखेगी। सिद्धू राजा काफी जिद करता है, लेकिन लॉज का जो स्टाफ होता है वो उसे जाने नहीं देते। उसे रोक कर रखते हैं और पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचती है। जब पुलिस कमरे में दाखिल होती है तो लाश की हालत देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पहले कभी ऐसी लाश नहीं देखी थी जिसका चेहरा गायब हो। बेड पे, फर्श पे, दीवारों पे चारों तरफ खून ही खून, और जो चेहरे के मांस के टुकड़े हैं वो चारों तरफ फैले हुए दीवारों पे चिपके हुए हैं। पुलिस ने ऐसी लाश कभी नहीं देखी, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल मामला क्या है। और जो सिद्धू राजा है उसका रो रो कर बुरा हाल। और वो कहता है पुलिस से कि हम पति पत्नी हैं, मेरा नाम सिद्धू राजा है, इसका नाम दर्शिता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हम यहाँ से पास ही में एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ हम किसी मंदिर में दर्शन करने आए थे। पुलिस उसकी बात को सुनती है और जो डेड बॉडी होती है उसे अस्पताल भिजवा देती है। फोरेंसिक टीम को सूचना कर दी जाती है। फोरेंसिक टीम वहां आकर सभी चीजों को देखती है और सिद्धू राजा से फिर से बयान लेती है। तो सिद्धू राजा फिर से वही बात कहता है कि अक्सर मेरी बीवी मोबाइल को चार्ज पर लगाकर मोबाइल से बात करने लग जाती थी, शायद मोबाइल के ब्लास्ट होने से उसके साथ ऐसा हादसा हो गया होगा। पुलिस और फोरेंसिक टीम को भी ऐसा ही लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी फोरेंसिक टीम की जो नज़र है वो कमरे में कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तुओं पर पड़ती है, जैसे कि वहां पर लगभग 2 मीटर के आसपास एक वायर पड़ा हुआ है और एक छड़ी जैसी कुछ वस्तु है। साथ ही में जब फोरेंसिक टीम वहां जांच करती है तो उसे पता लगता है कि वहां पर एक ऐसे पदार्थ के अंश मिलते हैं जो विस्फोट में काम आता है। लेकिन फोरेंसिक टीम यह सोचकर भी हैरान होती है कि अगर यहाँ पर विस्फोट की वजह से ये हुआ है तो जो महिला है उसका सिर्फ चेहरे को नुकसान कैसे हुआ।
बॉडी के सारे पार्ट, सारे हिस्से बिल्कुल सही सलामत है। तभी फोरेंसिक टीम के एक मेंबर को विदेशी मुंह में ब्लास्ट केस याद आता है। उसके बाद फोरेंसिक टीम पुलिस से बातचीत करती है और जो सिद्धे राजा है वो शक के घेरे नहीं। पुलिस बड़ी ही तहजीब के साथ सिद्धे राजू से पूछती है, बातचीत करती है। तब सिद्धे राजू पुलिस को एक कहानी सुनाता है और जिसमें वो बताता है कि जो दर्शिता है वो उसकी पत्नी नहीं है। दर्शिता की तो एक केरल का व्यक्ति है, उसके साथ शादी हुई थी और फिलहाल उसके एक बच्चा भी है। लेकिन जो दर्शिता और सिद्धू राजू है वो शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जो दर्शिता के घर वाले हैं वो दर्शिता की शादी सिद्ध राजू से नहीं करवाते बल्कि उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। काफी समय बीत चुका था। कुछ ही दिन पहले जो दर्शिता है अपने मायके आई थी। तभी वो सिद्ध राजू से मिलती है, बातचीत करती है। तो सिद्ध राजू कहता है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम अपने पति को छोड़ दो। लेकिन दर्शिता उसे समझाती है कि नहीं, अब तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मैं अपने पति के साथ खुश हूं और मेरे फिलहाल एक बच्चा भी है। लेकिन जो सिद्ध राजू है वो दर्शिता को काफी समझाता है। दर्शिता उसकी बात नहीं मानती। इसी तरीके से जब सिद्ध राजू 23 अगस्त 2025 को लास्ट कोशिश करने की सोचता है, उसे यकीन था कि जो दर्शिता है उसकी बात नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और जो दर्शिता है 23 अगस्त 2025 को घर से झूठ बोलकर किसी सहेली से मिलने का नाम लेकर घर से निकल जाती है और सिद्धे राजू के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए ये दोनों निकल जाते हैं। सिद्धे राजू पूरे रास्ते दर्शिता को समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। इसी बीच वो एक लॉज में ठहरते हैं। लेकिन जो सिद्ध राजू था उसे मालूम था कि दर्शिता नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। दर्शिता नहीं मानेगी, इसी के साथ में उसके पास प्लान बी भी था कि अगर वो नहीं मानेगी तो उसने एक ऐसा बम बनाया था कि जिसे मुंह के ऊपर रखकर मोबाइल से कनेक्ट कर ब्लास्ट किया जा सके और जिससे आवाज भी ज्यादा ना हो और बॉडी में ज्यादा नुकसान भी ना हो। लॉज में पहुंचने के बाद फिर से सिद्धे राजा दर्शिता को समझाता है, उसे खूब बहलाता है, फुसलाता है। लेकिन दर्शिता उसकी बातों में नहीं आती। वो उसकी बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब जो सिद्ध राजू है उसे अपना प्लान बी एक्टिवेट करना था। इसी के चलते दर्शिता के पहले वो हाथ बांधता है, फिर उसके पैर बांधता है और जब दर्शिता बेबस हो जाती है तो उसे बेड पे गिरा देता है। उसके मुंह पर जो उसने बम बनाया था उसे रखता है और उसे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर और बाथरूम के पास दूर जाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। उसे पहले से मालूम था कि इस बम की जो आवाज है वो ज्यादा नहीं होगी और इसी दौरान उसने जो रूम का गेट था, वो खिड़कियां थी, सभी कुछ बंद कर रखा था। ब्लास्ट के बाद वो दर्शिता की बॉडी के पास जाता है और उसे देखता है। अब उसे यकीन हो गया था कि जो दर्शिता है इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद वो सभी खिड़कियों को खोलता है, दरवाजे को खोलता है
ताकि जो धुआं है वो वहां से बाहर निकल सके। कुछ समय वहां बिताता है वो। फिर जब उसे सब ठीक लगता है, नॉर्मल लगता है, तब वो वहां से लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वहां से निकलता है और जाकर स्टाफ से बातचीत करता है कि हमें खाना खाना है। वहाँ खाने की सुविधा न होने के कारण स्टाफ पास ही में रेस्टोरेंट बताता है। वो वहाँ खाना लाने के लिए चला जाता है। वहाँ से खाना लेकर भी आता है वो, दर्शिता के लिए भी लेकर आता है, क्योंकि उसे इस केस में जो सारे एविडेंस बनाने थे कि किस तरीके से वो बेकसूर है, उसे कुछ नहीं मालूम इस घटना के बारे में। और जो गेट है, अक्सर होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट में इस तरीके के गेट होते हैं कि जो जैसे ही बाहर से अपन तेजी से बंद कर देते हैं तो वो अंदर से लॉक लॉक हो जाते हैं। और मास्टर की के द्वारा जब जो स्टाफ एक उसके साथ में आता है वो भी विटनेस हो जाएगा कि इसके अंदर जो सिद्धू राजा है उसका शायद कोई हाथ नहीं। इस तरीके से सिद्धू राजा अपने प्लान को पूरा करता है। पुलिस और फोरेंसिक टीम फिलहाल इसी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि इसके दिमाग में ये जो माउथ बम बनाने का आइडिया आया कैसे और इसने बनाया कैसे। बम भी ऐसा कि जो ज्यादा आवाज ना करे और बॉडी को इतना डैमेज भी ना करे, सिर्फ इतना ही डैमेज करे कि किसी की जान चली जाए। और किस तरीके से इसने मोबाइल के द्वारा उसे कनेक्ट कर इस काम को, इस कत्ल को किया है इसने। जब पुलिस दर्शिता के परिजनों को इसकी सूचना देती है तो परिजन लोग कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि दर्शिता का किसी के साथ अफेयर था, और ये तो हमें सहेली के घर जाने की झूठ बोल कर गई गई थी। हमें कभी नहीं मालूम था कि ये किसी लॉज में इस तरीके से इस सिद्धू राजा के साथ में आई है। फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। जब ये रिपोर्ट आएंगी तो सारा केस क्लियर साफ साफ हो जाएगा, लेकिन कल तक शायद ये रिपोर्ट आएंगी। फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी है। जो सिद्धू राजा है वो पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा।